जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड ओशियन में। मैं सुशीला हांसदा। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में से जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए चूज़ की हूँ वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम विशेष है, ठीक है, जो CNT 1 पर बेस्ड है और हमारे 2 दिन में होने वाले JPSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जॉन एच हॉफमैन, ऑप्शन बी रामेश्वर लाल, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, ऑप्शन डी SJ बोस ने। तो इस क्वेश्चन के तहत हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन एच हॉफमैन ने क्या किया था? ब्लूप्रिंट तैयार किया था। चलिए अगले प्रश्न में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? धारा 20, धारा 40, धारा 41, धारा 21। क्या बताना है हमें बताना है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार की वो किस प्रकार से भूमि का उपयोग करेगी, ये धारा 21 में लिखा है। किस में लिखा है? धारा 21 में लिखा है, ठीक है। धारा 21 में वो भूमि का उपयोग किस प्रकार से करेगी? भूमि का उपयोग वो अपने भूमि का उपयोग की जैसे कि कृषि के लिए भी कर सकती है, ईंट और खपड़ों के निर्माण में, चाहे तो पानी पीने के लिए बनवाएगी, घरेलू कृषि या मत्स्य पालन के लिए, बांध बनाने के लिए, कुटीर उद्योग, भवन बनाने, किसी भी काम में वो ले सकती है। ये धारा 21 में लिखा है, ठीक है। यदि हम लोग धारा 20 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहे तो धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 हमें ये बताती है कि जैसे कोई ज़मीन है, ठीक है, जैसे कोई ज़मीन है, अधिभोग जोत है और वो भूस्वामी जो है उसको यूज़ में अच्छे प्रकार से नहीं लाता है, अव्यवहित प्रकार से लेकर आता है और उस भूस्वामी के लिए जो है कोई ऐसा व्यक्ति आता है उत्तराधिकारी के रूप में और उस भूस्वामी का वो व्यवहित तरीके से उसका यूज़ करता है, तो वैसा व्यक्ति स्थायी भूधारक के रूप में भूमि धारित कर सकेगा। ये धारा 20 में लिखा है, ठीक है। धारा 40 में क्या लिखा है? धारा 40 में अधिभोगी रैयत का लगान एक ही कंडीशन पर क्या किया जाएगा? बढ़ाया जा सकता है। और वो कंडीशन कौन सा है? धारा 40 में जिस कंडीशन पर वो क्या कर रहा है, जिस कंडीशन पर वो लगान की वृद्धि कर रहा है, लगान को बढ़ा रहा है, वो कंडीशन ये है कि वो धारा 42 के अधीन उसकी भूमि करार हो या फिर रजिस्ट्रीकृत हो, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग धारा 41 को थोड़ा देख लेते हैं। धारा 41 में किसके बारे लिखा? धारा 41 में अनाधिभोगी रैयत को किस प्रकार से बेदखल किया जाएगा उसका आधार यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने धारा 20 को थोड़ा सा देखा, ठीक है। धारा 20 में हम लोगों ने क्या देखा? धारा 20 में हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई भूस्वामी जिसका भूमि या जोत वो क्या करता है? अव्यवहित तरीके से उसको यूज़ करता है, ठीक है। और उस भूस्वामी का ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा या भूधृति होगा जो उस ज़मीन को व्यवहित तरीके से यूज़ कर लेगा, प्रॉपर यूज़ कर लेगा, तो फिर वैसा स्थायी व्यक्ति भूधारक के रूप में भूमि को धारित कर लेगा। ये धारा 20 में लिखा है। धारा 40 में हम लोगों ने क्या देखा? धारा 40 में हम लोगों ने देखा अनाधिभोगी रैयत का लगान किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा? एक ही कंडीशन पर बढ़ाया जाएगा, अगर उसकी जोत कहाँ पर? धारा 40 के अधीन या रजिस्ट्रीकृत हो, इस बेसिस पर ही उसकी लगान बढ़ाई जा सकती है। ये हम लोगों ने धारा 40 भी देख लिया। धारा 41 में हम लोगों ने क्या देखा? अनाधिभोगी रैयत को बेदखल, ठीक है, बेदखल किस आधार पर किया जाएगा, ये धारा 41 में देखा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। CNT में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी 273। तो CNT 1 में 271 धाराएं हैं और 19 अध्याय है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र में संपदा या भूधृति का सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति कौन सी धारा में निहित है? धारा 100 का क, धारा 80, धारा 75, धारा 73। क्या पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि हमें वो धारा बताना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार भूधृति का सर्वेक्षण कर सकती है, इसके लिए उसको अधिकार दिया गया है, अभिलेख तैयार करने, आदेश देने की शक्ति उसके पास है। किसके पास? राज्य सरकार के पास। तो ये कहाँ मेंशन है? तो ये हमारा मेंशन होगा धारा 80 में। कहाँ मेंशन है? ये धारा 80 में है, ठीक है।
और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था, बट लास्ट ईयर ये प्रश्न में धारा नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन दिया गया था कि भूधृति का सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश की शक्ति जो है किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। इस प्रकार से सवालों को सजाया गया था। तो हम लोग इस प्रश्न को याद करके रखेंगे, ठीक है। तो हमें, और जैसा कि हमारा ऑप्शन में दिया है कि धारा 100 का क, क्या दिया है, धारा 100 का क, तो धारा 100 का क में हमें क्या मिलता है, क्या लिखा हुआ है। तो धारा 100 का क ये बताता है कि चराई करने का अधिकार दे रहा है, ठीक है, वन उपज लेने का अधिकार, ठीक है, कौन से क्षेत्र में हम लोग चरा सकते हैं, वन उपज को, कौन से वन उपज को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ में लेके आ सकते हैं, कितना अधिकार दिया गया, इस पर बेस्ड धारा 100 का क मेंशन है। धारा 80 तो हम लोगों ने देख लिया कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, सर्वेक्षण कर सकती है, किसी भी भूधृति का अभिलेख तैयार कर सकती है, आदेश दे सकती है, ये हम लोगों ने धारा 80 देख लिया। धारा 75 में क्या लिखा है, धारा 75 में भूमि का माप लिखा है। क्या लिखा है, धारा 75 में भूमि का माप किस प्रकार से किया जाएगा, ये लिखा है। धारा 73 में क्या लिखा है, धारा 73 में रैयत के द्वारा भूमि का परित्याग किस प्रकार से किया जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। CNT एक्ट की कौन सी धारा में अनुसूचित जनजाति के भू वापसी का प्रावधान है, धारा 11, धारा 37, धारा 63, धारा 71। क्या बताना है हमें कि अनुसूचित जनजाति का भू वापसी, तो ये लिखा है धारा 71 में। कहाँ लिखा है, धारा 71 में जो है किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति की भूमि की भू वापसी होती है, इसका प्रावधान धारा 71 में लिखा है। धारा 11 में क्या लिखा है, धारा 11 को हम लोग अगर सरल शब्दों में जाने तो धारा 11 में लिखा है कि ऐसी कोई भूधृति, किसी भूधृति या उसके भाग का अंतरण, उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान किया जाए तो अंतरिति को भूस्वामी के कार्यालय में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रीकृत करना पड़ेगा। इसको इससे भी अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि धारा 11 को अगर कोशिश करें तो इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कि कोई भूस्वामी है और भूधारक है। भूस्वामी क्या करेगा, भूस्वामी अपने ज़मीन को बेचेगा, ठीक है, भूस्वामी अपने ज़मीन को बेचेगा, ठीक है। तो बेचेगा, किसको बेचेगा, जिसको बेचेगा वो तो भूमि को धारण करने वाला होगा, वो भूधृति कहलाएगा, ठीक है। तो वो भूधृति को क्या करना पड़ेगा, वो भूधृति को भूस्वामी के कार्यालय ऑफिस में जाना पड़ेगा और खुद को रजिस्ट्रीकृत करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रीकरण के बारे में मेंशन है धारा 11 में, इसको हम लोग इस प्रकार से जानेंगे। धारा 37 में किसके बारे में लिखा है, धारा 37 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में लिखा है। कैसी रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में लिखा है, ठीक है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में लिखा है धारा 37 में। धारा 63 में 63 में किसके बारे में लिखा है, बंजर भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में लिखा है। धारा 63 में बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और धारा 71 तो हमने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म होने का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में निहित है, धारा 19, धारा 21, धारा 41, धारा 43। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि यदि भूमि का उपयोग, ठीक है, यदि भूमि के उपयोग में प्रकृति बदलने पर क्या किया जाएगा, रैयत के अधिकार को खत्म किया जाएगा। ये धारा किस में लिखा है, तो ये धारा 21 में लिखा है। जैसा कि इससे पहले का हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, धारा 21 मेंशन था और उसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करी थी कि भूमि के उपयोग के बारे में अधिभोगी रैयत के कौन कौन से अधिकार है, जैसे कि वो क्या कर सकता है, ईंट खपड़ा का निर्माण कर सकता है, भवन निर्माण कर सकता है, इस प्रकार के कार्य वो कर सकता है। तो उसको जितना कार्य करने का अधिकार है, ठीक है, और वो उस भूमि पर उतना ही कार्य कर सकता है। यदि वो भूमि के उपयोग में अगर वो अपना नेचर बदलता है, ठीक है, उन सब के काम के अलावा अगर कोई दूसरा काम करता है तो फिर क्या किया जाएगा, वैसे रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। ये धारा 21 में लिखा है। धारा 19 में क्या लिखा है, धारा 19 में बंदोबस्त रैयत का अधिभोग अधिकार के बारे में लिखा है। धारा 19 में किसके बारे में लिखा है, बंदोबस्त रैयतों के अधिभोग अधिकार के बारे में लिखा है धारा 19 में। धारा 41 में किसके बारे में लिखा है, धारा 41 में अनाधिभोगी रैयत को किस प्रकार से बेदखल किया जाएगा वो लिखा है। क्या लिखा है, अनाधिभोगी रैयतों
को किस प्रकार से बेदखल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। ठीक है। और धारा 43 में ऐसा भूमि जिसका उपयोग सरकार क्या करेगी, रेलवे, सड़क, छावनी आदि के निर्माण में यदि वो उस जमीन को लेती है तो वो जमीन क्या हो जाएगा, वो जमीन कर मुक्त हो जाएगा, ऐसा धारा 43 में लिखा हुआ है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाएगा, ये धारा 21 में लिखा हुआ है। चलिए 7वें क्वेश्चन पर, मुंडारी खूंट कट्टीदारी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में लिखा हुआ है। धारा 242, धारा 244, धारा 246, धारा 248। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 242। धारा 242 में क्या लिखा है, धारा 242 में लिखा है कि मुंडारी खूंट कट्टीदारी भूमि के बारे में लिखा है कि उसकी भूमि का भू वापसी किस प्रकार से होगा। यदि मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकरी या उसके किसी भाग पर कब्जा धारा 240 के उपबंध के आधार पर हो तो क्या करेगा, उपायुक्त उसे बेदखल कर देगा, और जैसे ही उपायुक्त उसे बेदखल कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसके भूमि की वापसी हो जाएगी। यही बात हमें धारा 242 में लिखकर दी गई है। ठीक है। धारा 44 में किसके बारे में जिक्र किया गया है, धारा 44 में जिक्र किया गया है मुंडारी खूंट कट्टीदारी पर लगान का बकाया हो तो इस पर जो है वाद न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, लेकिन भूस्वामी क्या कर सकती है, भूस्वामी इसका लिखित आवेदन उपायुक्त को दे सकती है। क्या कर सकती है, न्यायालय पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये उपायुक्त को जो है आवेदन दे सकती है। धारा 46 के बारे में क्या मेंशन है, धारा 46 के बारे में लिखा है कि अधिकार अभिलेख अगर नहीं है लगान के बकाये के वसूले का तो भूस्वामी क्या करेगी, भूस्वामी इसको अपने तरीके से इसको संस्थगित कर सकती है। और व्हाट अबाउट धारा 248, धारा 248 में लिखा है जब किसी मुंडारी खूंट कट्टीदारी के विरुद्ध सरकार को दिया जाने वाला लगान यदि बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन अगर प्रमाण पत्र दिया जाए तो उपायुक्त उसको क्या कर सकती है, उसमें दखल कर सकती है और भूमि को वो कुर्की भी कर सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, साहिंती समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में कौन सा है। ऑप्शन ए बोहरी, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी जादू पाटिया, ऑप्शन डी पैतकार। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जादू पाटिया। क्वेश्चन नंबर 9, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए खरसवां, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी डुमरी, ऑप्शन डी रांची। तो 2014 में विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने कहाँ से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरसवां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वर्तमान में ये कहाँ से है, वर्तमान में इनका क्षेत्र है चुनाव क्षेत्र है इनका वर्तमान में खूंटी से है। हमारा 10वां सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आई थी। हमारा 11वां सवाल है, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी। 2005, 2006, 2007, 2008। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी। 12वां सवाल है हमारा, चाकुलिया क्षेत्र में काजू प्रसंस्करण संयंत्र नहीं होने के कारण काजू फल कहाँ भेजे जाते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। चाकुलिया क्षेत्र में काजू प्रसंस्करण नहीं होने की वजह से काजू फल कहाँ भेजा जाता है, ये हम लोग भेज देते हैं पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। हमारा अगला सवाल है, मुख्य उपज में किस उत्पादन को रखा गया है। हमारा झारखंड का मुख्य उपज में कौन से उत्पादन को रखा गया है। लौह उत्पादन, लकड़ियों का उत्पादन, रेशम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ियों के उत्पादन को किस में रखा गया है, मुख्य उपज की श्रेणी में रखा गया है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में कौन से वन आते हैं। वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है, वैसे वन जिन्हें काटने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऑप्शन सी, जिन वनों पर सरकार कोई शुल्क नहीं वसूलती। ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। इसका आंसर तो ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो अवर्गीकृत वन श्रेणी में हम लोग किसको रखते हैं, वैसे वन जहाँ पशु चराने की क्या नहीं होती, अनुमति नहीं होती है, और
वैसे वन जिन्हें काटने पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, लेकिन उसे शुल्क देना पड़ता है। बाद में सरकार उनसे क्या करती है, शुल्क वसूलती है। इस बात पर ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी। हमारा अंतिम सवाल है, पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत लतेहर के किन जिलों में मधुमक्खी के छत्तों से मधु संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए हेनार, ऑप्शन बी मारोमार, ऑप्शन सी कबरीशूद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत लतेहर में क्या किया जाता है, मधुमक्खी के छत्तों से मधु संग्रहित किया जाता है और इन सभी क्षेत्रों में मधु संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एमसीक्यू यही कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की एमसीक्यू अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने मित्रों से साझा अवश्य करें और चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।